स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। इकोनॉमिक्स के जो 3 क्लास हुए थे यह उसके बाद का क्लास है। यह आपके जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम और जेपीएससी प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स सेक्शन में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसका लाभ उठाइए। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोट्स चाहते हैं तो इस कोर्स के रूप में भी उपलब्ध है और बैच के रूप में भी उपलब्ध है। 9661163344 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुल्क बहुत अल्प है, आप जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पर आने के बाद किसी भी तरह के बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे सीजीएल में आइए या जेपीएससी में आइए। आईएएस के प्रीलिम्स के कोर्स में थोड़ा सा भी समय है, फिर आईएएस के प्रीलिम्स भी शुरू हो जाएंगे, वह समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए, पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक आय और व्यय पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछली बार जैसा कि हमने चर्चा किया था शेयर बाज़ार पर, तो जितना भी वहाँ पर फैक्ट्स दिया गया था वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो काफ़ी होगा, उससे अधिक की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रिसिप्ट, पहले आपको आय और प्राप्ति के बीच में अंतर को समझना होगा। आय, जो आपका सार्वजनिक आय होता है, वह वास्तव में लौटाना नहीं पड़ता है, इसलिए इसको आय शब्द कहा गया है। लेकिन प्राप्ति वर्ड जो है, तो इसमें आय भी शामिल हो सकता है ना, प्लस ऐसे ऋण भी शामिल हो सकते हैं जो आपको प्राप्त हुए हैं, यानी कि उसे लौटाना पड़ेगा आपको। क्लियर? यानी कि ऋण और आय जब दोनों शामिल होगा, है ना, आय प्लस ऋण, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, इनकम प्लस डेप्ट, ये दोनों मिला करके आपका रिसिप्ट में चला जाएगा। जैसे आप किसी दिन 50 रुपया लेते हैं, आपकी इनकम 100 रुपया होती है, तो आय हुआ आपका 50 रुपया, लेकिन जो आपकी प्राप्ति हुई 150 रुपीज़ हुई, रिसिप्ट। ये दोनों में डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके चलते फिर आप फिजिकल डिफिसिट को नहीं समझ पाइएगा। नेक्स्ट जो है आपका पब्लिक रिसिप्ट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रिसिप्ट, इसमें सरकारी प्राप्ति को इससे डिनोट किया जाता है कि सरकार को क्या प्राप्त हुआ। तो इसमें पब्लिक रेवेन्यू जो लौटाना नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को, प्लस ऐसे रेवेन्यू, ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसे ऋण जो उन्हें प्राप्त हुए, तो ये दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो आपका मिल गया सरकार का पब्लिक रिसिप्ट। तो यहाँ पर भी जो लौटाना नहीं पड़ता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू इनकम, या रिसिप्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इनकम वर्ड यूज किया जाता है। और जो लौटाना पड़ता है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं, उसको ज़रूर आप लोग क्लियर करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। टैक्स क्या है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है ना। टैक्स क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है। जो भी टैक्स प्राप्त होते हैं उसका प्रयोग किस तरीके से गवर्नमेंट करती है? निश्चित रूप से आपका जनहित के कार्यों में करती है, देश की सुरक्षा हेतु करती है। अलग अलग जन कल्याण के कार्य जो भी आप योजनाएं देखते हैं सब उस टैक्स से ही संभव हो पाता है। टैक्स से जब प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है तो ऋण लेना पड़ता है, जो पूंजीगत प्राप्तियों में चला जाता है। चलिए, कर संबंधी कुछ विशिष्ट धारणाओं को समझ लीजिए। कराधान, करापात। तो कराधान या कराघात जो होता है, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। करापात हुआ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कराघात का अर्थ होता है जैसे बीच का दुकानदार, उसने कहीं से सामान लाया और आपको बेच दिया, तो कर का भार उस पर जो होता है टेम्प्रोरी होता है ना, परमानेंट नहीं होता है। वास्तव में जो यूज कर रहा है उस सामान का, है ना, उस पर आपका जो है कर का भार परमानेंटली उस पर पड़ता है। यहाँ पर गलती से अस्थाई लिखा गया है, यहाँ पर परमानेंट होगा, है ना, जहाँ मैंने कट किया है परमानेंट होगा। आप लोग 1080 रेजोल्यूशन पर इस वीडियो को देखिए, पूरी तरह से क्लियर दिखेगा, है ना। 144 में नहीं देखना है, क्लियर नहीं दिखेगा,
इसका ध्यान रखेंगे वीडियो देखने के दौरान। तो जैसे उत्पादक विक्रेता टैक्स देते हैं तो ये इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हुआ है, इट मीन्स टेम्प्रोरी है, लेकिन कंज्यूमर जो टैक्स देते हैं उन पर करापात हो गया है, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, वो टेम्प्रोरी नहीं है, उनको देना ही है, उनको फिर वापस लौटने वाला नहीं है। चूँकि टैक्स की दर कभी कभी कुछ लोगों को गलत कार्य करने के लिए भी थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देती है कि कैसे टैक्स को बचाएं। हालांकि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। हालांकि अपवंचन, जिसे टैक्स इवेशन कहा जाता है, इसके वैध और अवैध दोनों तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका वैध तरीका ही होता है, केवल अवैध तरीका ही होता है, वैध तरीका भी होता है। जैसे गलत तरीका है कि नियम कानून में जो थोड़ा बहुत कमी है उसका लाभ उठा करके टैक्स को बचाना, तो ऐसे लोग जब इनकम टैक्स की छापेमारी होती है तो फंसते हैं, तो ये कानून के विरुद्ध होता है। लेकिन आप सही तरीके से भी टैक्स में बचत कर सकते हैं। आपको पता है कि जनरली नशीले वस्तुओं पर, है ना, शराब हुआ, सिगरेट हुआ, इस सब पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। विलासिता वस्तुओं पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, टीवी, फ्रिज इत्यादि। तो ऐसे वस्तुओं का सामान आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें या कम से कम करें, तो निश्चित रूप से आप अप्रत्यक्ष कर को बचाने में सक्षम रहेंगे। तो इससे भी आप टैक्स बचे। तो ये वैध तरीका हुआ, आप प्रयोग को नियंत्रित करके या नहीं करके अगर आप बचत करते हैं टैक्स की। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से कम उपभोग करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट पर, प्रत्यांतर प्रभाव पर। एक बार जब टैक्स लग जाता है तो आपने टैक्स दे दिया, लेकिन अगर कुछ ऐसा व्यवस्था ना हो जो वैट और जीएसटी से पहले था, कि वह टैक्स पर फिर से टैक्स लगता था, यानी कि 100 रुपये का दाम है, फिर 110 हो गया उसका दाम, पहले भी 100 पर 10% लगा, फिर 110 पर 10% लगा तो 1 रुपया बढ़ गया, तो उसे कहा जाता है कास्केडिंग इफेक्ट या प्रत्यांतर प्रभाव। तो पहले आपका होता था, लेकिन जीएसटी वैट आने के बाद प्रत्यांतर प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि कई सेक्शन में अभी भी गलत अवैध तरीके से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में कानूनन कास्केडिंग इफेक्ट जो है लगभग समाप्त ही है। चलिए, टैक्स रेट स्लैब, जैसा कि आपको पता है कि बजट की प्रस्तुति हुई है संसद में 2022-23 के लिए, तो उसमें क्या टैक्स रेट है ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए 2022-23 का टैक्स स्लैब को ध्यान से देखिए। यहाँ 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अधिक 30% टैक्स आपको देने हैं, जो भी आपके वार्षिक इनकम है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो आपके दायरे में नहीं है ना, वो कॉमर्स का सेक्शन हो गया और सिविल सेवा का सेक्शन नहीं हुआ। लेफर कर्व को भी आपको जानना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह कर के दर और कर के राजस्व, यानी कि अगर आप टैक्स को बढ़ाते हैं तो राजस्व बढ़ता है या घटता है, ये रिलेशनशिप को यह बताता है। तो जो एक कर्व बनता है उसे लेफर कर्व कहा जाता है ना। तो मान लीजिए आप कर का दर 10% रखे हैं तो आपको कुछ खास इनकम होगा, 20% रखिएगा ज़्यादा होगा, 30% रखिएगा और ज़्यादा होगा, 40% रखिएगा थोड़ा और ज़्यादा होगा, लेकिन 50-60 रख देंगे तो क्या ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोगों को फील होने लगेगा कि सारा का सारा तो गवर्नमेंट ही ले लेती है, कमा करके क्या करेंगे। प्रोत्साहन का अभाव हो जाएगा और उनका जो प्रवृत्ति रहेगा वर्क के प्रति, जो उत्साह से वर्क करते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। क्लियर? इसलिए लॉ ऑफ लेफर कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफर का कर्व, इसको ध्यान रखिएगा। यह कर की दर और कर के राजस्व के बीच संबंध को बताता है। फिस्कल ड्रैग, राजकोषीय तलकर्षण हिंदी इसको कहा जाता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण जब आय में वृद्धि होती है ना, मान लीजिए कि मुद्रास्फीति बढ़ गया, आपको डीए वगैरह भी मिल गया तो आय में वृद्धि हो गया, तो कोई भी व्यक्ति बिना वास्तविक आय बढ़े टैक्स स्लैब में ऊपर के स्तर पर चला जाता है
और टैक्स देने को विवश होता है। यानी कि इसका अर्थ सिंपल सा ये है, आप ऊपर से फिर देख लीजिए, मुद्रास्फीति बढ़ा है ना, मुद्रास्फीति बढ़ा तो आपका 5 लाख तक आय था, 5 लाख के अंदर था, तो 5% आपको टैक्स पहले देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है आपका डी वगैरह मिल गया और आपका 5.5 लाख हो गया। ओके, कितना आय हो गया? 5.5 लाख हो गया। आप इस स्लैब में आ जाते हैं। तो 5 लाख से ऊपर जितने भी इनकम है उसके लिए आपको 20% टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन आपका आय कैसे बढ़ा था? आय आपका बढ़ा था इन्फ्लेशन के कारण। वास्तविक वृद्धि आपकी आय में नहीं हुई है, लेकिन आप अपर टैक्स स्लैब में चले गए, जिससे आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर 50,000 का भी 20% आप टैक्स देते हैं तो 10,000 तो चला जाएगा ना। तो इस तरीके से जो राजकोषीय तलकर्षण या फिस्कल ड्रैग का कंसेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को समझाया गया है यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से। प्लीज इफेक्ट, देखिए प्लीज इफेक्ट के जो आपके देने वाले थे, प्रतिपादक थे, वह थे स्टैनली प्लीज। कुछ देश जहाँ आर्थिक स्थिति खराब होती है तो दूसरी ओर रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, प्रशासन व्यय में वृद्धि होती रहती है। इसे प्लीज इफेक्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें कि एक ओर आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, दूसरी ओर आप खर्च पर भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना। ब्याज भुगतान, आपका इतना ज़्यादा ऋण ले रहे हैं कि ब्याज भुगतान बढ़ता जा रहा है। रक्षा व्यय पर बहुत ज़्यादा खर्च है, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध नहीं है। सब्सिडी भरपूर देते हैं जनता के दबाव में। प्रशासनिक व्यय, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण बढ़ा हुआ है। तो इससे कहा जाता है प्लीज इफेक्ट। इसके प्रतिपादक थे स्टैनली प्लीज। काइंड ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस का अर्थ होता है करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी व्यक्ति को देना है, उसको कहा गया डायरेक्ट टैक्स। करापात कराघात का शुरू में बता ही दिया गया है डिफिनेशन। करापात किसी और पर, कराघात किसी और पर अगर होता है तो उससे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाकी दोनों में डिफरेंस हुआ और अन्य प्रकार के टैक्स हुए, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। 30 पेज तक हो चुका है, इसमें 14 पेज और हैं जिनको ये सारे नोट्स को परचेज करने हैं, क्लासेस लेने हैं। 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। अपनी स्टडी को जारी रखिए, रोकिए मत। जो स्टडी आज जारी रखेंगे कल एग्ज़ाम होगा तो बढ़त में रहेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।